नेक्स्ट जो थ्योरी का पोर्शन है दैट इज टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कितने टाइप के होते हैं। इसमें आपको पता है कि इंडेक्स नंबर की एक लिमिटेशन पढ़ी थी हमने कि इंडेक्स नंबर हर पर्पस के लिए अलग से बनाना पड़ता है। कोई भी एक सिंगल इंडेक्स नंबर ऐसा नहीं होता जिसको हम हर जगह यूज़ कर सकें, हर पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। तो डिफरेंट इंडेक्स नंबर बनाए जाते हैं। तो उसी के बेस पे कौन कौन से टाइप के इंडेक्स नंबर बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर। ज़्यादा डिटेल में तो हमने यही पढ़ा है प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है। प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ दैट इंडेक्स नंबर जो हमें ये बताता है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइस में क्या चेंज आया है और कितना चेंज आया है, किस डायरेक्शन में कितना चेंज आया है। डायरेक्शन का मतलब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और कितना चेंज आया है, कितनी क्वांटिटी का चेंज आया है, प्राइस कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, वो हमें प्राइस इंडेक्स नंबर से पता लगता है। अब प्राइस इंडेक्स नंबर भी दो टाइप का हो सकता है। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक हो सकता है हमारा रिटेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेल प्राइसेस के बेस पे निकाला जाता है। होलसेल प्राइसेस के बेस पे जो इंडेक्स नंबर निकाला जाता है दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये ज़्यादा यूज होता है। दिस इज़ मच यूजफुल एज़ कम्पेयर टू रिटेल प्राइस इंडेक्स। और रिटेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। एक रिटेल मार्केट होती है जहाँ पे रिटेल में चीज़ों को सेल परचेज़ किया जाता है। तो रिटेल मार्केट में जो प्राइस होता है, रिटेल प्राइस, उस प्राइस के बेस पे जो इंडेक्स नंबर निकाला जाता है दैट इज़ कॉल्ड रिटेल प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स हमें प्राइस में होने वाले चेंज के बारे में बताता है कि करंट ईयर में बेस ईयर के कंपैरिजन में, बेस ईयर के रिलेशन में कितना चेंज हो चुका है। और अगर ये प्राइस हम होलसेल मार्केट से लेते हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकलता है, और रिटेल प्राइसेस के बेस पे ये इंडेक्स निकालते हैं तो रिटेल प्राइस इंडेक्स निकलता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हमें ये बताता है कि जनरली यही प्राइस इंडेक्स ज़्यादा यूज़ होता है कि हमारे कंट्री में प्राइसेस में जनरली क्या चेंज आ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। नेक्स्ट जो इंडेक्स है दैट इज़ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ये भी निकालने सिखाए हैं मैंने आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कौन से इंडेक्स नंबर होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि बेस ईयर की क्वांटिटी के कंपैरिजन में करंट ईयर में क्वांटिटी में क्या चेंज आया है। करंट ईयर में क्वांटिटी बढ़ गई है और या कम हो गई है, और कितना चेंज आया है, कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है। तो उस इंडेक्स नंबर को हम बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कई जगह पे हमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने की भी ज़रूरत होती है। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में बढ़ा है या कम हुआ है, तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बेस पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालेंगे। अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर करंट ईयर में बढ़ गया है तो हमें ये पता लग जाएगा कि करंट ईयर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया है, और कम हो गया है तो ये पता लग जाएगा कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम हुई है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंडेक्स नंबर भी निकाल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है या कम हुआ है, ये जानने के लिए भी हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। और जो थर्ड इंडेक्स नंबर है दैट इज़ वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स
नंबर। वैल्यू मैंने आपको भी बताया, वैल्यू क्या होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज कॉल्ड वैल्यू। ये हमें ये बताती है ये इंडेक्स नंबर कि बेस ईयर के रिलेशन में करंट ईयर में वैल्यू या टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है या कम हुआ है। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर हम ये कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि बेस ईयर के कंपैरिजन में हमारी जो सेल्स है, टोटल सेल्स, वो बढ़ी है या कम हुई है, तो इसके लिए हम वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालेंगे। क्योंकि सेल्स हम कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम सेल्स निकालते हैं। जब क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है, वैल्यू। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर हमें करंट ईयर में बेस ईयर के कंपैरिजन में वैल्यू में जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होता है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट जो इंडेक्स नंबर है वो है हमारा सिंपल एंड एग्रीगेट इंडेक्स। फोर्थ टाइप ऑफ इंडेक्स इज सिंपल एंड एग्रीगेट इंडेक्स। सिंपल और एग्रीगेट इंडेक्स में जो डिफरेंस किया गया है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटी। आपने इतना सारे इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए, जनरली आपने देखा बहुत सारी कमोडिटी क्वेश्चन में इंक्लूड होती थी, लेकिन अगर एक सिंगल कमोडिटी के बेस पे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सिंपल इंडेक्स। और अगर जब एक से ज़्यादा कमोडिटी हो जाती हैं, ए बी सी डी, एक से ज़्यादा कमोडिटी के बेस पे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स इज दैट इंडेक्स विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड aggregate index number is calculated on the basis of a number of commodities. Next is cost of living index number. Next type of index is cost of living index number. Cost of living index number is also called consumer price इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में यही ऐसे कैलकुलेट करने के लिए आता है। व्हाट इज़ कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किसी कंज्यूमर के खर्चे या कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ चुकी है या कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमें ये बताता है किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कंज्यूमर्स के खर्चे या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है या कम हो गई है, कितनी बढ़ गई है या कितनी कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर टेल अस। नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस इंडेक्स। सिक्स्थ इज स्पेशल पर्पस इंडेक्स। स्पेशल पर्पस इंडेक्स का मतलब यही है कि हर इंडेक्स नंबर के कैलकुलेट करने का पर्पस अलग अलग होता है। तो जिस पर्पस के लिए हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें वो पर्पस पता होना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसे नाम दे दिया जाएगा। जैसे हम अगर नेशनल इनकम के बारे चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं कि बेस ईयर के कंपैरिजन में हमारी नेशनल इनकम में क्या चेंज हुआ है, तो हम नेशनल इनकम इंडेक्स निकालेंगे। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमारी जो डेवलपमेंट करने की रेट है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, तो हम डेवलपमेंट रेट इंडेक्स निकालेंगे। और अगर हम प्रोडक्टिविटी में जानना चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है हमारे कंट्री की या डिक्रीज़ हुई है, तो हम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निकालेंगे। मीन्स जो भी हमारा पर्पस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे, उनको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। प्रॉब्लम्स in the
कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बनाने के लिए हमें क्या क्या बातों की प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है, मेनली इस पॉइंट ऑफ व्यू से है ये टॉपिक। फर्स्ट इज पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हम किस पर्पस से इंडेक्स नंबर बनाना चाहते हैं। हमें पर्पस क्लियर होना चाहिए इंडेक्स नंबर बनाने का। उसी पे बाकी डिसीजन डिपेंड करेंगे कि हम कौन सी कमोडिटी लेंगे, कौन से प्राइस लेंगे और क्या क्वांटिटी लेंगे। इस टाइप से किस ईयर को बेस ईयर मानेंगे, क्या वेट लेंगे, ये सारे डिसीजन बाद के डिसीजन हैं। जो पर्पस होगा उसी के बेस पे कमोडिटी, प्राइस, वेट सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो इंडेक्स नंबर बनाने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर बनाने का। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स मीन्स जिस इंडेक्स नंबर को हम बनाने जा रहे हैं उसमें किन आइटम्स का सिलेक्शन करें, किन कमोडिटीज़ का सिलेक्शन करें। वो कमोडिटी का सिलेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन है, बहुत सोच समझ के किया जाता है। तो इसके कमोडिटीज़ के सिलेक्शन करने के लिए हमें कुछ एक बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमारा पर्पज़ ये कैलकुलेट करना है। तो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए जब सिलेक्शन ऑफ आइटम्स करेंगे, कमोडिटीज़ का सिलेक्शन करेंगे, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हम उन कमोडिटीज़ का सिलेक्शन करेंगे जो जिस कंज्यूमर का हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हैं उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग हो, वो उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हो, मीन्स वो उसको यूज़ करते हो। ऐसा ना हो कि हम वो कमोडिटी सेलेक्ट कर लें कंज्यूमर के लिए जो वो यूज़ ही नहीं करते, तो फिर कंज्यूमर इंडेक्स हम प्रॉपर नहीं निकाल पाएंगे। और जिन कमोडिटीज़ का हम सिलेक्शन करेंगे वो अच्छी क्वालिटी की, स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी की होनी चाहिए और उनकी क्वालिटीज़ को भी ध्यान में रख के वो कमोडिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए उन कमोडिटीज़ की, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कमोडिटीज़ का सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस। सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस, हम प्राइसेस को भी सिलेक्ट करेंगे कंज्यूमर इंडेक्स निकालने के लिए। तो कौन से प्राइस लेंगे ये चीज़ हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। होलसेल प्राइस भी ले सकते हैं, रिटेल प्राइस भी ले सकते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स बनाने के लिए। तो किन प्राइसेस को लेंगे ये प्राइसेस भी हमें बहुत सोच समझ के डिसाइड करने चाहिए। जनरली प्राइस वो लिए जाते हैं जो होलसेल प्राइस होते हैं, और प्राइस ऐसी जगह से लिए जाने चाहिए जहाँ पे जो कमोडिटी हमने सेलेक्ट की है वो काफ़ी मात्रा में सेल परचेज़ की जाती है। अगर किसी जगह पे वो कमोडिटी सेल परचेज़ होती नहीं है तो वहाँ पे जो प्राइसेस होंगे वो एक्चुअल प्राइसेस नहीं निकाल पाएंगे हम। तो होलसेल प्राइसेस और जहाँ पे कमोडिटी की, जिन बाज़ारों में कमोडिटी की अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल परचेज़ होती है वहाँ से वो प्राइसेस लेने चाहिए। फोर्थ जो हम डिसीजन लेंगे इंडेक्स नंबर बनाने के रिगार्डिंग दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर हम सिलेक्ट करते हैं। बेस ईयर के बिना इंडेक्स नंबर बन ही नहीं सकते, क्योंकि इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, करंट ईयर की बेस ईयर से कंपैरिजन करके ही बताते हैं कि किसी चीज़ में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो बेस ईयर सिलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और बेस ईयर के सिलेक्शन के टाइम भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट चीज़ ये है कि बेस ईयर नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर मतलब जिसमें कुछ ऐसी घटना ना घटी हो जो आम तौर पे नहीं होती है, कोई बाढ़, भूकंप, भूचाल, या जैसे अब कोविड फैला हुआ है, तो ये जो ईयर होंगे फ्यूचर के लिए ये बेस ईयर नहीं लिए जा सकेंगे 2020-21, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर नहीं है।
जिस ईयर में कुछ ऐसी घटना होती है जो रेगुलर नेचर की नहीं होती, तो उन ईयर को बेस ईयर के तौर पे नहीं लिया जा सकता। और बेस ईयर बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। मान लो हम अब 2021 के लिए या 2022 के लिए इंडेक्स बनाएं, तो ये नहीं कि 1981 हम बेस ईयर ले लें। बेस ईयर मीन्स करंट ईयर के आसपास का ही होना चाहिए। 2011 ले सकते हैं, 2015 ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना बेस ईयर हमें नहीं लेना चाहिए। और बेस ईयर जहाँ तक पॉसिबल हो करंट ईयर के आसपास वाला ही होना चाहिए, उससे बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आ गई ये बात। और बेस ईयर बहुत छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा का मतलब ये है कि रेयर चांसेस में गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे लास्ट ईयर 2020 में जो ईयर था फाइनेंशियल ईयर वो बढ़ा दिया था। तो जो ईयर है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ईयर ऐसा होना चाहिए जो पूरे 12 महीने का हो। ईयर छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उस ईयर को हम बेस ईयर के तौर पे लेते हैं। कहने का मतलब बेस ईयर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, करंट ईयर के आसपास होना चाहिए, कोई ऐसी कंडीशन कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए बेस ईयर में जो कभी कभी होती है। नॉर्मल ईयर होना चाहिए और छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिसाइड करेंगे इंडेक्स नंबर बनाते हुए हम, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ वेट। जनरली हम वेटेड इंडेक्स नंबर बनाते हैं, तो वेटेड इंडेक्स नंबर बनाने के लिए हमें वेट का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो वेट का सिलेक्शन भी बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए। कुछ कंडीशंस में हम क्वांटिटी को वेट मानते हैं। अब क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी? कई जगह पे हम बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मानते हैं, कई जगह पे हम करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानते हैं, कुछ जगह पे हम वैल्यू को वेट मानते हैं। तो किस चीज़ को वेट माना जाएगा ये भी हमें सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एवरेज। सिलेक्शन ऑफ एवरेज, एवरेज का सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे हम निकालते हैं ना सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो एवरेज करते हैं प्राइस रिलेटिव की, तो उसमें हम जब हम एवरेज निकालते हैं, सिलेक्शन ऑफ एवरेज, एवरेज का सिलेक्शन भी जैसे हमने जब प्राइस रिलेटिव की एवरेज की थी, तो हमने तीन टाइप की एवरेज पढ़ी थी कि हम ये एवरेज कर सकते हैं। हम सिंपल अर्थमेटिक मीन भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियन भी यूज़ कर सकते हैं और ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए, चाहे वो सिंपल एवरेज निकालनी हो चाहे वो वेटेड एवरेज निकालनी हो। ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना बेस्ट होता है, ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि जब हमें रिलेटिव एवरेज निकालनी होती है तो ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट होता है, बेस्ट एवरेज होती है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन को निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए जनरली हम अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक एवरेज निकालते हैं। तो हम किस एवरेज को यूज़ करेंगे ये भी हमें डिसाइड करना पड़ता है इंडेक्स नंबर बनाते हुए। तो और लास्ट में जो चीज़ हम ध्यान में रखेंगे दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। सेवंथ इज सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। कौन सा फार्मूला एप्रोप्रिएट है? फिशर का फार्मूला इज़ द बेस्ट फार्मूला, बेस्ट है ये फार्मूला फिशर का। क्यों? क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फुलफ़िल करता है। तो हमें बेस्ट फार्मूले से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा ही ना हो फाइंड आउट करने के लिए, फिर तो जो भी डाटा अवेलेबल है हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, फिशर का नहीं यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल हो तो हमें फिशर का फार्मूला यूज़ करके ही इंडेक्स नंबर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बेटा।